अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं CS 708 सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का कोर्स और लेक्चर नंबर है हमारा 5। बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँच जाए। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट टुडेज़ लेक्चर दैट इज़ अबाउट रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस। प्रीवियस जो टॉपिक्स हैं उनको ही कंटिन्यू कर रहे हैं। मैंने आपसे प्रीवियस लेक्चर में भी कहा था सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस की सिर्फ डेफिनेशन आई थी पीछे, और अपकमिंग लेक्चर्स में इसको डिस्कस करेंगे। सो टाइम आ गया है। ओके जी, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट जो इंजीनियरिंग प्रोसेस है, आप क्या डेफिनेशन अगर देखूँ तो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स को डेवलप, सॉफ्टवेयर जो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स हैं उनको डेवलप करने के लिए जो जो प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं या यूज़ होते हैं, तो कलेक्टिवली बात करूँ उनको जब कोलैबोरेट किया जाता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस। The processes involved in developing system requirements is collectively known as requirement engineering process। और ये प्रोसेस अब इसकी फर्दर हम अगर बात करें तो इसमें इनपुट्स की बात हो रही है एंड आउटपुट्स, यानी इनपुट्स डेटा आप क्या क्या प्रोवाइड करेंगे इस प्रोसेस में, और देन आउटपुट्स यानी रिज़ल्ट आपके पास क्या क्या निकलेगा। डायग्रामेटिकली अगर बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट बात हो रही है, ये स्टेप्स पॉइंट से यानी डायग्राम में गिवन है, इसको पढ़ना भी है आगे। तो थोड़ा सा अगर ओवरव्यू लूँ तो एग्जिस्टिंग सिस्टम इंफॉर्मेशन, यानी आपका जो प्रेजेंट सिस्टम है वो क्या है या उसमें किस किस्म की प्रॉब्लम्स हैं जो आपने सॉल्व करनी है, यानी सारे एग्जिस्टिंग सिस्टम की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे इस प्रोसेस में। फर्स्ट हमारा स्टेप डेटा ये हो गया। नेक्स्ट स्टेक होल्डर नीड्स, यानी स्टेक होल्डर्स जो इसमें यूज़ करें या सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं तो उनकी क्या नीड्स हैं, वो क्या न्यू फीचर्स चाहते हैं जो प्रेजेंट सिस्टम है होने चाहिए, न्यू फीचर्स जो उनको वर्क में यूज़ हो रहे हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्टैंडर्ड, यानी ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड्स क्या होंगे, किस किस्म की क्वालिटी प्रोवाइड करनी है, किस तरह से परफॉर्मेंस करनी है, ये सारे स्टैंडर्ड्स भी प्रोवाइड करेगी ऑर्गेनाइजेशन, स्टैंडर्ड्स हो जाएंगे। नेक्स्ट रेगुलेशंस, कौन से रूल्स पॉलिसीज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन की, सारा इसमें ये डेटा प्रोवाइड किया जाएगा। देन डोमेन इंफॉर्मेशन, यानी जिस डोमेन एप्लीकेशन डोमेन में आप वर्क कर रहे हैं उसकी सारी इंफॉर्मेशन, मार्केट शेयर हो गया, किस तरह की फील्ड है, क्या सिलेक्ट करना है, ये सारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। अब ये तो हमारी हो गई इनपुट्स। अब रिज़ल्ट यानी आउटपुट क्या निकलेगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद एग्रीड रिक्वायरमेंट्स होंगी। रिक्वायरमेंट्स यानी आपने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, यानी सब एग्री हो गए, तो उसके बाद रिक्वायरमेंट्स होंगी, यानी आपकी ये आपने एक लिस्ट बना ली। उसके बाद सिस्टम स्पेसिफिकेशन, एक तरह से एक डॉक्यूमेंट तैयार होगा कि जिसमें आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स, डिटेल रिक्वायरमेंट कंसिस्टेंट फॉर्म में राइट की हुई होंगी। नेक्स्ट उसके बाद सिस्टम मॉडल, डेटा फ्लो मॉडल या फिर प्रोसेस मॉडल, ऑब्जेक्ट मॉडल के ज़रिए आप अपने डिटेल बिहेवियर यानी किस तरह से उसके ऑपरेशंस या परफॉर्मेंस है वो सारे मॉडल्स के थ्रू डिस्क्राइब करेंगे। ये थी हमारी इनपुट और ये थी आउटपुट, और इसको डिस्क्रिप्शन में राइट किया हुआ है, मैंने आपको बता दिया है, तो मैं यहाँ पर फिर भी साथ साथ बताती जाऊँगी। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस, फर्स्ट इनपुट्स की बात करें, ये देखें एग्जिस्टिंग सिस्टम इंफॉर्मेशन है, स्टेक होल्डर नीड्स है, देन ऑर्गेनाइजेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, ये सारा वन बाय वन जो मैंने अभी आपको बताया ये राइट किया हुआ है। It includes existing system information. It includes the information about the functionality of the system to be replaced and the information about other systems which interact with the system being specified. एग्जिस्टेंस सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन कि किस तरह से वो फंक्शन कर रहा है, और न्यू सिस्टम जो आप रिप्लेस करेंगे वो किस तरह से फंक्शन, यानी आप क्या फंक्शनैलिटी चाहते हैं, या दूसरे सिस्टम्स के बारे में इंफॉर्मेशन कि उनके साथ किस तरह से इसने इंटरेक्ट करना है जो नया सिस्टम बनाएंगे। नेक्स्ट है स्टेक होल्डर नीड्स हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट सिस्टम स्टेक होल्डर्स नीड फ्रॉम द सिस्टम टू सपोर्ट देयर वर्क, किस तरह की नीड्स हैं, किस तरह की उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो न्यू जो सिस्टम या सॉफ्टवेयर डेवलप किया जा रहा है वो बताई जाएंगी, यानी स्टेक होल्डर्स अपनी नीड्स रिक्वायरमेंट्स बताएंगे। देन ऑर्गेनाइजेशनल स्टैंडर्ड्स की बात आ गई, स्टैंडर्ड्स यूज्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन रिगार्डिंग सिस्टम डेवलपमेंट प्रैक्टिस, क्वालिटी मैनेजमेंट एट्सेट्रा, यानी क्वालिटी मैनेजमेंट किस तरह की होगी, डेवलपमेंट कैसे होगी, अगर कोई चेंज करना पड़ता है तो उसकी डेवलपमेंट किस तरह से करनी है, इस तरह की प्रैक्टिसेस भी ये इनपुट एज इनपुट दी जाएंगी।
रेगुलेशंस ये भी एज इनपुट यूज़ होगा, यानी रूल्स पॉलिसीज़ क्या हैं. एक्सटर्नल रेगुलेशंस सच एज हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशंस विच अप्लाई टू दिस सिस्टम. सपोज करें अगर कोई बात करें या डेंजर तो नहीं है, हेल्थ इश्यूज़ तो नहीं आते, जैसे स्क्रीन बात कर रही हूँ, आप देखेंगे या आप एक लैपटॉप की या कंप्यूटर की बात करूँ, हेल्थ इशू में आ जाएगा कि स्क्रीन से आइज़ ख़राब ना हो जाएं. इस तरह से किस किस्म की जो सेफ़्टी ये आपका सिस्टम प्रोवाइड करेगा. ऑलरेडी चेक्ड तो है हेल्थ और सेफ्टी रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग तो बनाया जा रहा है सिस्टम. ये सारी इनपुट्स हैं जो आप प्रोवाइड करेंगे अपने सिस्टम को. नेक्स्ट है डोमेन इंफॉर्मेशन. जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट द एप्लीकेशन डोमेन ऑफ द सिस्टम, यानी जिस एप्लीकेशन डोमेन में आप वर्क कर रहे हैं सिस्टम की, तो उसके बारे में जनरल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे. क्या है, किस तरह से सिलेक्ट करना है, क्यों सिलेक्ट किया, कितना बजट आएगा, इस तरह की. अच्छा, ये इनपुट्स हो गई. अब आउटपुट्स की बात होगी. एग्रीड रिक्वायरमेंट्स मैंने अभी बताया था. डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम रिक्वायरमेंट्स विच इज़ अंडरस्टैंडेबल बाय स्टेक होल्डर्स एंड विच हैज़ बीन एग्रीड बाय देम. एक सिस्टम रिक्वायरमेंट की आपने डिस्क्रिप्शन बना ली जो कि स्टेक होल्डर्स समझेंगे, हाँ जी भाई ये ठीक है, यानी उन्होंने हाँ कर दिया, ठीक है, जो एग्री हो गई. नेक्स्ट स्पेसिफिकेशन होंगी. दिस इज़ अ मोर डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन ऑफ द सिस्टम विच मे बी प्रोड्यूस्ड इन सम केसेस. यानी आपने एग्री रिक्वायरमेंट्स हो गई, सारे स्टेप्स इनपुट हो गई, एग्री भी हो गए, यानी सब मान भी गए भाई ये ठीक है, ये रिक्वायरमेंट्स हमें चाहिए. देन एक तरह से आप सिस्टम स्पेसिफिकेशन का डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन मोर डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करेंगे जिसमें सारी इंफॉर्मेशन, सारी रिक्वायरमेंट्स क्लियरली एंड कंसिस्टेंटली राइट की हुई होंगी. Next is system models, a set of models such as a data flow model, an object model, a process model, etc. which describe the system from different perspectives. यानी आप data flow model, object model के ज़रिए आप क्या है डेटा का फ़्लो बताएंगे, किस तरह से आपके डेटा ने फ़्लो करना है, या डिफरेंट मॉड्यूल्स यानी डिफरेंट पार्ट्स आपके जो सिस्टम के हैं वो किस तरह से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, उनकी परफॉर्मेंस, एक्सपेक्टेड जो परफॉर्मेंस है वो, या ऑपरेशंस क्या होंगे, या किस तरह से उन्होंने वर्क करना है, ये सारा सिस्टम मॉडल्स में आप लोग डिस्क्राइब करेंगे. नेक्स्ट टॉपिक आ जाएँ रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस वेरिएबिलिटी, यानी किस तरह से चेंजेस होती हैं या सिस्टम में जो चेंजेस है वो किस तरह से किस चीज़ पर डिपेंड करती हैं. वेरिएबिलिटी कह लें. सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, जो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस वेरी रेडिकली फ्रॉम वन ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर एंड इवन विद इन ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स. यानी हर ऑर्गेनाइजेशन अपने तरीके से वर्क करती है, हर किसी का अपना वे है, हर किसी ऑर्गेनाइजेशन की अपने रूल्स रेगुलेशंस हैं, पॉलिसीज़ हैं, टेक्नोलॉजीज़, मेथड्स हैं. एक अगर टेक्नोलॉजी है, एक ऑर्गेनाइजेशन किसी तरीके से यूज़ करती है, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन किसी और वे में यूज़ करती है, तो ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, फ्रॉम वन ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर ये चेंज होती है, चेंजेस होते हैं. और इसमें 2 टाइप्स बताई हुई हैं. फर्स्ट है हमारा अनस्ट्रक्चर प्रोसेस. अनस्ट्रक्चर प्रोसेस की बात करें, ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जिसका स्टार्ट तो होता है, हमें पता हमने एक वर्क स्टार्ट कर विदाउट प्लानिंग कह लें, प्लान नहीं किया हमने, स्टार्ट तो कर लिया, हमारे प्रोसेस टास्क और जो भी हमारे प्रोजेक्ट से वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म की, लेकिन हमें जो एंड स्टेट है वो प्रिडिक्टेबल नहीं होती कि रिज़ल्ट क्या आएगा, क्योंकि प्लानिंग ही नहीं की प्रॉपर, या हमें पता ही नहीं था, या सिस्टमेटिक वे में ही नहीं किया. तो इस किस्म के जो प्रोसेसेस होते हैं उनके लिए हमें एक्सपीरियंस लोग चाहिए होते हैं, यानी उनका काफ़ी ईयर्स का एक्सपीरियंस हो, उन्हें पता हो कि हम इस तरह से स्टार्ट कर रहे हैं, देन हमारा जो रिज़ल्ट है वो क्या हो सकता है. और इसमें सिस्टमेटिक की बात करूँ, सिस्टमेटिक प्रोसेसेस में आप क्या करते हैं, प्रॉपर मेथोडोलॉजी यूज़ करते हैं, स्ट्रेटजीज़ एनालिसिस करते हैं पहले, लेकिन इसमें भी प्रॉपर ह्यूमन जजमेंट की ज़रूरत होती है. Unstructured process rely heavily on the experience of the people, while systematic processes are based on application of some analysis methodology, but they still require human judgment. ओके जी, ये हो गया. नेक्स्ट है वेरिएबिलिटी फैक्टर्स. कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, ये अभी बात की हमने एक रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस वेरिएबिलिटी, और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं आपके रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस को, जो हमें कंसीडर करने चाहिए. ऐसे 4 फैक्टर्स हैं. फर्स्ट है हमारा टेक्निकल मैच्योरिटी,
टेक्निकल मेच्योरिटी है कि है टेक्निकल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। अभी मैं बता रही थी कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़, डिफरेंट स्ट्रेटजीज़, मेथड यूज़ होते हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना होता है। तो जो प्रोसेस सपोज करें एक प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन एक तरह से बना रही है तो वो बनाएगी वही, लेकिन उसका मेथड कुछ और होगा या टेक्नोलॉजीज़ कुछ और होंगी। तो इस तरह से ये मेच्योरिटी ये फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है वेरिएबिलिटी पर। नेक्स्ट आप बात कर लें डिसिप्लिनरी इन्वॉल्वमेंट, यानी डिसिप्लिन्स डिफरेंट होते हैं। इंजीनियरिंग और मैनेजरियल जो डिसिप्लिन्स हैं जो रिक्वायरमेंट्स में इन्वॉल्व होते हैं, यानी मैनेजर्स को कैसे डील करना है, क्या उनके रूल्स रेगुलेशंस है, ये सारी चीज़ें डिफरेंट होती हैं फ्रॉम वन ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, यानी हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी वैल्यूज़ कस्टम्स होंगे, उनकी अपनी पॉलिसीज़ होंगी, टेक्निकल जो प्रोसेसेस हैं वो डिफरेंट होंगे, उनका बिजनेस करने का वे डिफरेंट होगा। ये सारी ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में होती है जो वेरिएबिलिटी फैक्टर है। एप्लीकेशन डोमेन, हाँ जी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सिस्टम है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट होंगी। हर डोमेन तो सेम होगी लेकिन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में उनका वे जो होगा उसको सिलेक्ट करने का, उसके लिए बजट एलोकेट करने का, इस तरह की एक्टिविटीज़ में डिफरेंट होगा। So let's see, there are 4 factors which count towards the variability of the requirement engineering process. First is technical maturity. The technologies and methods used for requirement engineering vary from one organization to another. Methods and technologies की बात हो रही है। Disciplinary involvement, the types of engineering and managerial disciplines involved in requirements vary from one organization to another. Organizational culture, that is the culture of an organization has important effect on all the business and technical processes. यानी उसकी क्या वैल्यूज़ है, कोई सैलरी कम दे रही है, कोई ज़्यादा दे रही है, तो वहाँ से भाग जाएंगे, ज़्यादा वाली जगह पर जाएंगे। एप्लीकेशन डोमेन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सिस्टम नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस। ओके जी, ये हमारा हो गया वेरिएबिलिटी फैक्टर्स। आपसे इसके बारे में भी क्वेश्चन किया जा सकता है। मैं हाईलाइट करी हूँ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स या फिर जिस तरह से डेफिनेशन या पॉइंट आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है इज़ रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस। मैं अभी भी बात कर रही थी कि जब भी रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, एक स्टार्ट होता है और देन एंड होता है, तो प्रॉपर एंड होता है उसका। लेकिन हमने अनस्ट्रक्चर्ड की बात की थी, तो यहाँ अनस्ट्रक्चर्ड नहीं, ओनली रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस की बात हो रही है, जिसका बिगिन में आप क्या करेंगे कि रिकग्नाइज करेंगे आपका जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसमें प्रॉब्लम क्या है और उसका क्या सोल्यूशन हमें चाहिए और क्यों चाहिए। और फिर इस तरह से हमें न्यू आइडियाज़ मिलेंगे, यानी सॉफ्टवेयर न्यू किस तरह से डेवलप करना है। एंड में क्या होगा, आप कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, यानी आपको जिस किस्म का सॉफ्टवेयर यानी इम्प्रूव्ड अपडेटेड सॉफ्टवेयर चाहिए तो उसके बारे में आप सारे डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करेंगे। Requirement engineering process has a formal starting and ending point in the overall software development life cycle. फॉर्मल स्टार्टिंग एंड एंडिंग होती है, पूछा जा सकता है, ठीक है। बिगिंस में क्या होता है, देयर इज रिकग्निशन दैट अ प्रॉब्लम एग्जिस्ट एंड रिक्वायर्स अ सॉल्यूशन, ए न्यू सॉफ्टवेयर आइडिया अराइजेस। एंड में क्या होता है, विद अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्सटर्नल बिहेवियर ऑफ द सिस्टम टू बी बिल्ट। कंप्लीट डिस्क्रिप्शन उसके एक्सटर्नल बिहेवियर की जो बिल्ड करना है। It is a continuous process in which the related activities are repeated until requirements are of acceptable quality. अब आपने बिगिन किया, आपने ठीक है, आपको पता है न्यू सॉफ्टवेयर बनाना है, एंड किया, आपने एक डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड की, आपने स्टेक होल्डर्स को या अपने टॉप मैनेजर को, मैनेजमेंट को दिखाया, तो उन्होंने कहा भाई इसमें इनकन्सिस्टेंट है ये, आप इसको और ऐड कर दें। तो आप दोबारा बिगिन से स्टार्ट करेंगे, यानी न्यू आइडियाज़ देखेंगे कि क्या क्या करना है, देन एंड करेंगे, फिर दोबारा दिखाएंगे, फिर वो अगर कोई मिस्टेक हुई, एम्बिगिटीज़ हुई तो उसको सॉल्व करेंगे, देन बिगिन एंड। तो ये कंटिन्यूसली इटरेटिवली ये प्रोसेस चलता रहता है अनटिल रिक्वायरमेंट्स आर ऑफ एक्सेप्टेबल क्वालिटी। जो हम रिक्वायरमेंट चाहते हैं तब तक, जब तक हमें मिलती नहीं है तब तक ये इटरेटिवली प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल प्रोसेस सिस्टम डेवलपमेंट। हाँ जी, जब तक रिक्वायरमेंट्स आपकी प्रिपेयर नहीं होती तब तक आप अपना वर्क स्टार्ट नहीं कर सकते। बेस्ड ऑन द नीड ऑफ इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेसेस आर टेलर्ड। क्या होता है, इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स या फिर ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स को देखते हुए इनकी बेस पर आप रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस तैयार करते हैं, बनाते हैं। एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू रिक्वायरमेंट रिमेंबर इज़ दैट देयर इज़ नो आइडियल रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस, कि कोई ना कोई
मिस्टेक, कोई ना कोई एरर ज़रूर होता है जिसको इटरेटिवली फिर आपको काम करना पड़ता है। नेक्स्ट है टू मेन टास्क ऑफ रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। टू मेन टास्क हैं रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस के, जो हैं प्रॉब्लम एनालिसिस, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। जैसे बिगिन में आपने प्रॉब्लम एनालिसिस की, यानी एग्जिस्टिंग सिस्टम में आपकी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं या क्यों आपको न्यू सिस्टम चाहिए, क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, ये चीज़ हो जाएगी। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन यानी एंड की बात करें, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होगी, स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट होगा आपके सॉफ्टवेयर के बारे में कि क्या क्या फीचर्स ये प्रोवाइड करेगा। इसको हम फंक्शनल डिस्क्रिप्शन या फंक्शनल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन भी कहते हैं। There are two main tasks which need to be performed in the requirement engineering process, that are problem analysis, analysis of a software problem, product description, complete specification of the desired external behavior of the software system to be built, also known as functional description, functional requirements और specification आपसे पूछ सकता है। product description के बारे में आप लिखेंगे। First is in detail problem analysis, that is problem analysis is the first and the foremost, मैंने कहा ना begin of the requirement engineering process. It includes different methods use होंगे, brainstorming, interviewing, eliciting requirements, identifying all possible constraints, expansion of information। ये methods हैं, अपकमिंग लेक्चर्स में हम इसको स्टडी करेंगे, बट यहाँ पर सिर्फ नेम्स यूज़ कर रहे हैं। ये मेथड्स हैं और कॉन्स्ट्रेंट्स जो रुकावटें कह लें या रूल्स रेगुलेशन, जो रूल्स हैं जो फॉलो करने हैं हमें, वो देखेंगे। इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, ट्रेडिंग ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स एंड ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग शुड बी अचीव्ड। जो कॉन्स्ट्रेंट्स हैं उनको दूर करके या फिर उनको सॉल्व करके और इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करके हम कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के बारे में मैंने ऊपर आपको बता दिया है, तो इसकी डेफिनेशन ही यहाँ पर पढ़ लेते हैं। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन इज़ अनदर टास्क रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस। इन दिस टास्क वी मेक डिसीजंस टू डिफाइन द एक्सटर्नल बिहेवियर ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, यानी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के बारे में डिसीजंस लेते हैं, यानी किस तरह से आपका प्रोडक्ट है, क्या क्या फंक्शनैलिटी आप लोगों को चाहिए, इसके बारे में क्या क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, ऑपरेशंस परफॉर्मेंस के बारे में। ऑर्गेनाइज आइडियाज़, रिजॉल्व कन्फ्लिक्टिंग व्यूज़, एलिमिनेट इनकन्सिस्टेंसी एम्बिग्यूटीज़। आप अपने आइडियाज़ यानी क्या क्या फ़ीचर्स आपको रिक्वायर्ड हैं, आप आइडियाज़ बताएं। कोई इशू आ रहा है, कन्फ्लिक्ट्स हैं, तो उसको रिजॉल्व करें। इनकन्सिस्टेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके इनकन्सिस्टेंसीज को एलिमिनेट करें और एरर्स वगैरह हैं उसको रिमूव करें। उसके बाद आपकी जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन बनेगी, स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट कह लें, वो प्रिपेयर होगा। What really happens? It should be kept in mind that both problem analysis and product description run in parallel and iteratively throughout the requirement engineering process. अभी उसने ऊपर बात की थी, continuously ये प्रोसेस चलता है, begin and, एरर आया, कोई conflict आया, again begin and, यानी आप एनालिसिस देन करोगे, देन फिर आप प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन बनाओगे। ये ऊपर मैंने अभी बताया आपको, कंटिन्यूस प्रोसेस का है, ठीक है। So we have completed our lecture number 5 here. ओके जी, आई होप समझ आ गई। फिर भी थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। आज हमने रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस पढ़ा, जो कि प्रोसेस इन्वॉल्व इन डेवलपिंग सिस्टम रिक्वायरमेंट इज़ कलेक्टिवली नोन एज रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस। देन रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस इनपुट्स आउटपुट्स, यानी इस प्रोसेस के बारे में पढ़ा स्टेप बाय स्टेप। द इनपुट्स थी हमारे पास एग्जिस्टिंग सिस्टम इंफॉर्मेशन, स्टेक होल्डर नीड्स, ऑर्गेनाइजेशनल स्टैंडर्ड्स, रेगुलेशंस एंड डोमेन इंफॉर्मेशन, एंड रिजल्ट आउटपुट जो हमें मिलेगी अग्रीड रिक्वायरमेंट, सिस्टम स्पेसिफिकेशन, सिस्टम मॉडल्स। नेक्स्ट हमने वेरिएबिलिटी देखी, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस वेरिएबिलिटी, और उसके फैक्टर्स कौन से थे। 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे, जो कि टेक्निकल मैच्योरिटी, डिसिप्लिनरी इन्वॉल्वमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड एप्लीकेशन डोमेन। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस के फॉर्मल 2 पार्ट्स कह लें या 2 स्टेप्स हैं, जो कि बिगिन एंड एंड है, और जो इटरेटिवली चलते हैं तब तक जब तक जो क्वालिटी हमारी जो रिक्वायर्ड क्वालिटी प्रोडक्ट है, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस है, वो रिक्वायरमेंट्स ना मिल जाए। 2 मेन टास्क हैं रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस के, जो हैं प्रॉब्लम एनालिसिस, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। एनालिसिस में आप एग्जिस्टिंग सिस्टम एनालिसिस करते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में कि क्यों ज़रूरत है या क्या इसमें कन्फ्लिक्ट्स हैं, ये क्या खामियां हैं जो हमें रिजॉल्व करनी है। नेक्स्ट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में आप एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करते हैं अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की,
और ये दोनों जो प्रोसेसेस हैं ये क्या है, इटरेटिवली चलते हैं रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस में। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई क्यूरीज हैं या कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझे वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं या फिर ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी मैं अपनी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ, वहाँ से ले सकते हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।